Hello students, in last video lecture we have studied about series LCR circuit. Now in this lecture we will study about the resonance condition of LCR circuit. Now what is the resonance condition of LCR circuit? We will understand that resonance condition with the help of a demonstration. I am opening a FM radio in this cell phone. So I tuned a channel that is 102.0 तो नहीं 102.2। तो ये जो चैनल है यहाँ पे हमें कुछ साउंड मिल रहा है, यहाँ पे हमें कुछ साउंड मिल रहा है। लेकिन अगर हम चले जाएं 102.1 पे तो यहाँ पे साउंड मिलने की बजाय हमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा मिल रहा है। अगर हम चले जाएं 102.4 पे तो यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन हमें ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन एक चैनल ऐसा है, वो कौन सा चैनल है? 102.2, जहां पे हमें डिस्टॉर्शन नहीं मिल रहा, जहां पे हमें क्लियर वॉइस, ऑलमोस्ट क्लियर वॉइस मिल रही है। अब ऐसा क्यों है? इस तरह से ये जो चैनल्स हैं वो ट्यून कैसे होते हैं? वो LCR सर्किट की हेल्प से होते हैं। तो LCR सर्किट में हमने क्या पढ़ा था? LCR सर्किट में 3 एलिमेंट्स हैं, एक है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, और ये AC सोर्स से जुड़े हुए हैं। AC सोर्स की वजह से जो EMF मिलता है, दैट EMF इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ अब सवाल ये है कि इस सर्किट का FM चैनल से क्या लेना देना है? ना सिर्फ FM चैनल से बल्कि आपके सेल फोन या कम्युनिकेशन के जितने भी डिवाइस होते हैं उसका इस सर्किट से हमेशा लेना देना होता है। वो कैसे लेना देना होता है? क्योंकि जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो 2 तरह से काम करते हैं, या तो वायर पे बेस्ड होते हैं या वायरलेस होते हैं। वायर पे बेस्ड होने का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ जो टेलीविज़न चल रहा है वो टेलीविज़न या तो केबल बेस्ड होगा या DTH छतरी वाला होगा, 2 चीजें हो सकती हैं वहां। तो जितना भी ये सिस्टम है वो किस पे काम कर रहा है? वो काम कर रहा है वेव्स पे। आपके चारों तरफ कुछ वेव्स हैं, सराउंडिंग्स में कुछ वेव्स हैं, सैटेलाइट के थ्रू कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट की जाती हैं और वो वेव्स आपके फोन में आती हैं। तो देखिए आप होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेल फोन है, सेल फोन्स तक ये वेव्स आ रही हैं, बहुत सारी वेव्स आ रही हैं। लेकिन आपके सेल फोन को बहुत सारी वेव्स की जरूरत नहीं है, किसी एक वेव की जरूरत है। क्या समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल कि आपका ये सेल फोन ना हो, ये आपका टेलीविजन का एंटीना हो और आपने कोई चैनल लगाया, फॉर एग्जाम्पल आज तक। तो आज तक के लिए इस फ्रीक्वेंसी के लिए आवश्यकता है, तो इसी फ्रीक्वेंसी पे आपके जो टेलीविजन पे आज तक चैनल चलेगा। अगर आपने चेंज कर दिया तो आज तक की बजाय रिपब्लिक टीवी आ जाएगा। तो ये रिपब्लिक टीवी, आज तक स्टार या जी टीवी, स्टार टीवी, डिस्कवरी या सोनी टीवी, ये किस तरह से चल रहे हैं? ये फ्रीक्वेंसी की हेल्प से चल रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी तो चैनल भी बदल जाएगा। अब ये होता कैसे है? जो भी फ्रीक्वेंसी आती है आपके सेल फोन में या DTH में, अब DTH से हट के सेल फोन में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सेल फोन में कोई फ्रीक्वेंसी आई, आपके फोन में एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस रिसीवर। क्या बोलते हैं? ट्रांस रिसीवर। ट्रांस रिसीवर क्या करता है? ये सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है, ये दोनों काम करता है। तो ये जो ट्रांस रिसीवर है, इसने इस फ्रीक्वेंसी को रिसीव किया। फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के बाद इसने इस फ्रीक्वेंसी को, जो अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही थी, अभी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इसने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस से कन्वर्ट कर दिया किसमें? साउंड में। तो आपको उस FM की वजह से आवाज आने लगी। आप कहोगे सर ये कैसे हो रहा है? मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से साउंड में कन्वर्ट किया। एक और एग्जांपल देता हूं आपको आसान सा।
आप फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड को कॉल लगाते हैं, तो होता क्या है कि आप सेल फोन पे बात करते हैं, तो जो माइक लगा हुआ है आपकी आवाज की वजह से उस माइक पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो वहां पे एक डिवाइस लगा हुआ है, उसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वो आपकी आवाज के प्रेशर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके सेल फोन के सर्किट में फ्लो होता हुआ ट्रांस रिसीवर तक जाता है। ये ट्रांस रिसीवर क्या करता है, उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है, कहां, आपके दोस्त के पास। अब आपका दोस्त का फोन बजा, उसने कॉल उठाया तो क्या हुआ कि उसके पास आपका भेजा हुआ सिग्नल, ये वेव पहुंच गई, वेव उसके फोन पे पहुंची, उसके रिसीवर ने उसको रिसीव किया, अगेन वहां ट्रांसड्यूसर लगा है जिसने उस सिग्नल को वापस से आपकी आवाज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो मेन फंडा क्या है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमेशा वेव्स से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है। अब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो वो जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से सिग्नल की क्वालिटी कैसी होगी सिग्नल कैसा आएगा, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी मींस ओमेगा पे, ओमेगा इज 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अब समझना है एक बात, क्या बात समझ में आ गई, आपके सेल फोन में सिग्नल आया, सेल फोन ने रिसीव किया, अब वो जो सिग्नल है वो आपके काम का है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि ये सर्किट कैसे डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी आई, तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी, वो फ्रीक्वेंसी जो आई वो यहां रेजिस्टर से पास होगी, कैपेसिटर से पास होगी और इंडक्टर से पास होगी। रेजिस्टर तो फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर इन दोनों का खेल अलग चलता है। वो अलग कैसे चलता है, अगर मैं बात करूं इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस की, तो वो होता है एक्सएल इजिकल टू ओमेगा एल, और आपको बताया था एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू हो जाता है। अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं यहां पे, देखिए न्यू इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू एल, तो देखिए तो एक्स एल इज इक्वल टू हो गया 2 पाई न्यू इंटू एल, एल कॉन्स्टेंट है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, न्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यू के। अगर मैं बात करूं एक्स सी की, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है न्यू के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडक्टर अपोजिट करेगा, अपोजिशन शो करेगा, वो कौन से करंट को शो करेगा, जिसके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जिसके पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ये उसको अपोज करेगा, और जिसके पास कम फ्रीक्वेंसी होगी ये उसको अपोज करेगा। समझना इस बात को। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिग्नल आया जिसके पास फ्रीक्वेंसी है 80, ठीक है, तो 80 आई, फ्रीक्वेंसी कितनी है 80, अगर 80 फ्रीक्वेंसी है तो ये इंडक्टर उस सिग्नल को पास नहीं होने देगा, उस करंट को पास नहीं होने देगा। समझ में आ रही है बात। फॉर एग्जांपल आपके पास सिग्नल आया जिसकी, या करंट आया, सिग्नल की वजह से सर्किट में करंट फ्लो हुआ जिसकी फ्रीक्वेंसी है 10, तो 10 तो काफी कम है, 10 है तो ये तो कम अपोजिशन शो करेगा, लेकिन ये ज्यादा शो करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो अपोजिशन टू करंट ज्यादा है, किसकी वजह से, कैपेसिटर की वजह से। तो इसका मतलब है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी को ये अपोज करेगा, कम फ्रीक्वेंसी को ये अपोज करेगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी मॉडरेट हो, मीडियम लेवल की फ्रीक्वेंसी हो, उस कंडीशन में ये भी कम अपोज करेगा और ये भी कम अपोज करेगा। इसका मतलब जो करंट फ्लो करेगा उस कंडीशन में वो ज्यादा फ्लो कर जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? दैट इज द रेजोनेंस कंडीशन ऑफ द सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन क्या कहती है? रेजोनेंस कंडीशन ये कहती है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब इक्वल हो जाती हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में जो करंट फ्लो होता है सर्किट में वो मैक्सिमम फ्लो होता है, और जो फ्रीक्वेंसी उस टाइम पे फ्लो हो रही होती है सर्किट में, दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन ऑफ द सर्किट। मैं वापस से समराइज कर देता हूं इसको। आपके सेल फोन में फ्रीक्वेंसी आई,
अब आपके सेल फोन में जो फ्रीक्वेंसी आई वो करंट में कन्वर्ट कर दी गई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दी गई। अगर उस करंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसको इंडक्टर पास नहीं होने देगा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसको कैपेसिटर पास नहीं होने देगा। लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मॉडरेट है, इसका मतलब है कि दोनों इक्वली उसको अपोज करेंगे, ना तो ये ज्यादा अपोज करेगा नहीं ये ज्यादा अपोज करेगा, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। उस कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। क्या समझ में आ गई बात? तो ये तो हमने थ्योरी से समझ लीजिए, अब इसको एक्सप्रेशन बेसिस पे समझेंगे। तो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। तो देखिए, व्हेन द फ्रीक्वेंसी provided by EMF is equal to equal to natural frequency, then XL will become equal to XC and maximum current will flow in the सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। क्या समझ में आ गई बात? चलिए अब इसको हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में निकाल लेते हैं। देखिए, आपने कल इंपीडेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इंपीडेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, अगर मुझे I की वैल्यू निकालनी हो तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। ठीक है, तो V अपना क्या है? V की वैल्यू क्या होती है? V की वैल्यू हो गई क्या? दिस इज E अपॉन R की वैल्यू ये हो गई। तो R की वैल्यू क्या हो गई? Z हो गई। तो R स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब कंडीशन क्या है? XL इज इक्वल टू XC है। अगर XL इज इक्वल टू XC है तो आपने लिख दिया XL इज इक्वल टू XC। नाउ इफ XL इज इक्वल टू XC then I will be equal to E upon R स्क्वायर प्लस XL, ठीक है, माइनस XL इज इक्वल टू XC है तो मैं यहां XC की जगह XL लिख दूं। सो इट विल XL माइनस XL होल स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू E अपॉन, ये XL से XL कैंसिल तो E अपॉन R स्क्वायर। सो I विल बी इक्वल टू E अपॉन R। क्या आपको समझ में आ गई बात? जहां पहले I की वैल्यू डिनोमिनेटर में, I की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी इस कंप्लीट वैल्यू की, मतलब पहले रेजिस्टेंस के साथ कुछ ऐड हो रहा था, अब रेजिस्टेंस के साथ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। किस पे डिपेंड कर रही है? R पे डिपेंड कर रही है। तो I इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, कैपिटल R। दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन। ये रेजोनेंस कंडीशन होती है जिसकी वजह से मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो होता है। ये रेजोनेंस कंडीशन है। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। चलिए अब उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए, हम क्या निकालने वाले हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से करंट फ्लो होने वाला है मैक्सिमम। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको कब मिलेगी? व्हेन XL इज इक्वल टू XC। ओके, नाउ XL इज इक्वल टू ओमेगा L एंड XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। ठीक है, तो आपने क्या किया? ओमेगा को उधर मल्टीप्लाई किया, L को इधर ले आए। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई L इंटू C। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर LC
एल की वैल्यू लिख लीजिए आप यहाँ पे कि एल की वैल्यू क्या आ गई, या ओमेगा की वैल्यू लिख लीजिए। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 पाई न्यू। सो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर एल सी। सो न्यू इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर एल सी। दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इतनी फ्रीक्वेंसी पे आपको जो वैल्यू मिलेगी, इतनी फ्रीक्वेंसी पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी करंट की। तो ये रेजोनेंस कंडीशन हुआ करती है। क्या समझ में आ गई बात? तो जो हम ट्यून कर रहे थे सिग्नल को, वो जब हम हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे सेलेक्ट हो जाता है 92.7, 98.3 या 102.2, तो ये क्या है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। उसकी वजह से जो वेव आती है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इस सर्किट पे, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है। जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होता है तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम करंट मिलता है। तो यहां रेजोनेंस कंडीशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर की। बस एक टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पे, जल्दी से उसको कर लेते हैं, फिर सीरीज एलसीआर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। एग्जामिनेशन में जब भी एलसीआर पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम रेजोनेंस कंडीशन उसके साथ पूछी जाती है, और कई बार क्वालिटी फैक्टर भी पूछ लिया जाता है। तो रेजोनेंस कंडीशन तो आपको कंप्लीटली करना ही करना है। क्वालिटी फैक्टर देख लेते हैं। अभी देखिए क्वालिटी फैक्टर क्या है, देखिए क्वालिटी फैक्टर, जिसको Q से डिनोट किया जाता है। अब क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली में होता क्या है, देखिए एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। क्वालिटी फैक्टर बेसिकली डिनोट करता है क्या, कि अब आपके सिग्नल को नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है, आपके सर्किट को नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है, सिग्नल ट्यून हो चुका है। ठीक है, सिग्नल ट्यून होने के बाद उस सिग्नल की क्वालिटी क्या होगी, वो कितना अच्छा आपको साउंड मिलेगा, वहां पे लाउडनेस कितनी अच्छी मिलेगी, ये आपका सिग्नल का क्वालिटी फैक्टर डिनोट करता है। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर कैसे हम निकालेंगे वो हम समझते हैं। पहले हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। क्वालिटी फैक्टर को हम एक और नाम से जानते हैं, जब ये एग्जामिनेशन में आता है, दैट इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की शार्पनेस के नाम से भी ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इस ग्राफ में ये वाली एक्सिस है करंट की और ये वाली एक्सिस है फ्रीक्वेंसी की। तो फॉर एग्जांपल आपके पास सेल फोन में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आ गई। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आ गई। अभी हमने देखा था कि आपका 102.2 पे मैक्सिमम क्लियरिटी आपको मिल रही थी, 102.1 में कम मिल रही थी, 102.3 में कम मिल रही थी। तो फॉर एग्जांपल कि इसके पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी आई, और फ्रीक्वेंसी है इसके पास ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 10 तक, और ओमेगा 6 पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिली। तो हमने कहा ओमेगा 6 यहाँ हो गया, ये ओमेगा 6, ओमेगा 5, ओमेगा 4, ओमेगा 3, ओमेगा 2, ओमेगा 1, ओमेगा 7, ओमेगा 8, ओमेगा 9, ऐसे फ्रीक्वेंसी मिली। लेकिन आपको जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिली है वो कहाँ मिली है, ओमेगा 6 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 6 क्या हो गई, दिस इज मैक्सिमम। मैक्सिमम है तो इसके लिए करंट भी मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा आपको। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो पीक वैल्यू मिलेगी वो पीक वैल्यू क्या मिली, ओमेगा 6 पे। बाकी ओमेगा 5, ओमेगा 4 के लिए वैल्यूज जो मिली हैं वो वैल्यूज आपको कम मिली हैं। किसकी वैल्यूज, करंट की वैल्यू। और हम यही तो पढ़ रहे हैं
रेजोनेंस यही तो बताता है कि फ्रीक्वेंसी अगर इस तरह की हो कि XC और XL दोनों इक्वल हो जाएं, तो उस कंडीशन में आपको जो करंट मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, चलिए अब एक और चीज क्या कि मान लीजिए कि आपने एक और सर्किट ले लिया, एक सर्किट ये था, दूसरा सर्किट और ले लिया, तो उसमें आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिला। एक और सर्किट में आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिला, एक और सर्किट में आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिला। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहां मिली? ω6 पे। ठीक है, लेकिन आपको करंट तब भी अलग अलग मिल रहा है। समझना इस बात को, यहां क्लियर होना कि देखिए अब फ्रीक्वेंसी जो वहां से आ रही थी आपके पास सैटेलाइट से या कहीं बेस स्टेशन से, जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आए, वो फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज है। जो ω6 पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको मिलनी चाहिए थी वो मैक्सिमम ही है, लेकिन फिर भी आपको करंट की वैल्यू अलग अलग क्यों मिल रही है? तो देखिए कि अगर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है तो इसका मतलब है XL और XC तो इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तो उस कंडीशन में ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये फुलफिल हो गई। अब अगर यहां देखा जाए तो यहां पे करंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। तो अगर आपने अलग अलग सर्किट चूज किए हैं तो इसका मतलब है कि करंट किस चीज पे और डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस, मैंने कहा इसका रेजिस्टेंस हो गया R1, इसका R2, इसका R3 और इसका R4। और अगर यहां देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? R4 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, फिर R3, देन R2, देन R1। तो इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ साउंड या लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करने वाली है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करने वाली है। क्या क्लियर हो गई बात? सो लाउडनेस ऑफ साउंड और क्वालिटी ऑफ सिग्नल विल डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। क्या समझ में आ गई बात? ये ग्राफ आपको जरूर बना के आना है एग्जामिनेशन में जब पूछा जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है और वहां ये LCR सीरीज सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू, देखिए क्वालिटी फैक्टर हमेशा एफिशिएंसी शो करता है। एफिशिएंसी मतलब आपने किस क्वालिटी का सिग्नल दिया है और उसकी वजह से आपको आउटपुट कैसा मिला है। तो देखिए आउटपुट हमेशा आपको किस वजह से मिलेगा? आउटपुट इस बात पर डिपेंड करेगा कि XL और XC ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब आउटपुट आप कहां से लेने वाले हैं? आउटपुट आप कैपेसिटर या इंडक्टर से लेने वाले हैं। यहां से आप आउटपुट लेने वाले हैं, यहां से आप आउटपुट लेंगे। और इनपुट किसको दे रहे हैं? इनपुट आप दे रहे हैं किसको? रजिस्टर को। क्या समझ में आ गई बात? मतलब आपके सिग्नल का आउटपुट किस बात पे डिपेंड करने वाला है कि XL और XC की फ्रीक्वेंसीज कितनी हैं, उसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कितनी है। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल हैं तो आपको आउटपुट बढ़िया मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी फैक्टर किस पे डिपेंड करने वाला है? आउटपुट टेकन फ्रॉम L और C, इंडक्टर या कैपेसिटर से जो आउटपुट लिया है, और इनपुट किसको दिया है? इनपुट गिवन टू R, रजिस्टर को जो इनपुट दिया है। तो Q विल बी इक्वल टू L और C को इससे जो आउटपुट लिया है दैट इज XL, ठीक है, और यहां से जो आउटपुट दिया है आपने, इनपुट दिया है दैट इज R। क्या समझ में आ गई बात? इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया I से, तो आपके पास दिस इज आउटपुट EMF, दिस इज इनपुट EMF, I से I कैंसिल, सो XL अपॉन R। XL की वैल्यू क्या हो गई? ω/L बाई R। अब ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली थी √1/LC, सो दिस इज
Q इज इक्वल टू L अपॉन R नीचे साइड में, और ये वैल्यू आ गई 1/LC। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, द रूट टाइम्स जाएगा, तो इट विल बी 1/R एज इट इज, इट विल बी L/C। समझ में आ गया ना? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं LC, तो सही बात है। अब रूट से इसको कैंसिल करूंगा तो ये रूट L टाइम्स जाएगा, तो रूट L/√C, दिस इज क्वालिटी फैक्टर। ये Q की वैल्यू हो गई। क्या समझ में आ गई बात? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? रेजोनेंस कंडीशन पढ़ी। रेजोनेंस कंडीशन कब मिलती है? जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल होता है। उसमें करंट कितना मिलता है आपको? करंट E/R मिलता है। देन हमने क्वालिटी फैक्टर पढ़ा। क्वालिटी फैक्टर यहाँ कंप्लीट होता है। तो कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज पूछिएगा। यहाँ हम लेक्चर एंड करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पावर कंजम्पशन इन AC साइकिल्स। आपने रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा है, आपने कैपेसिटिव, इंडक्टिव, LCR, ये सारे सर्किट्स पढ़े हैं, लेकिन इनकी पावर कंजम्पशंस नहीं पढ़ी। कई बार ये पावर कंजम्पशंस तभी पढ़ा दी जाती हैं जब आप सर्किट पढ़ते हैं। सर्किट पढ़े हैं ना आपने, तभी पढ़ा दी जाती हैं, लेकिन वहां पे सर्किट की पढ़ाई बहुत लंबी हो जाती है, काफी लेंदी हो जाता है, क्योंकि पावर कंजम्पशन का डेरिवेशन ही अपने आप में काफी बड़ा होता है। तो वो अलग से करवाएंगे हम। चारों सर्किट्स के लिए पढ़ेंगे, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और LCR के लिए।